नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि शानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे होंगे। पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ मेहनत करते रहिए। टॉपिक आज का हमारा संविधान का है और संविधान में प्रधानमंत्री जी के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट भी इसका लाएंगे क्योंकि 2 लेक्चर में या 2 वीडियोज में कंप्लीट हो पाएगा ये वाला टॉपिक। कौन सा? प्रधानमंत्री जी का। तो संविधान के भाग 5 में है ये टॉपिक। भाग 5 हेडिंग डाल लीजिएगा और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक प्रधानमंत्री जी के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति जी का भी चर्चा कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति का भी वीडियो हो चुका है और ये प्रधानमंत्री का टॉपिक है, इसी में है ना। चूंकि 52 से 78 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये 3-4 टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 52 से 78 के अंतर्गत संविधान में हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रधानमंत्री ऊपर। प्रधानमंत्री जी के विषय में आपको चर्चा करेंगे, संवैधानिक तथ्यों को, चीजों को बताएंगे जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है या एग्जाम में आने की संभावना रहती है। सारे तथ्यों को आपको बता करके चलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि नए हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो पहले सुन लो, बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। और प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री का जो पद है, जो नाम है, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ना कि किसी प्रधानमंत्री के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना। हम पद के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो नाम है, प्रधानमंत्री का जो पद है वो अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है संविधान में। ये आपसे ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है, तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है तो इसके बारे में स्पष्ट ज्यादा संविधान में नहीं लिखा है। उनकी प्रोसेस को लेकर के जो दल या जो भी पार्टी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आती है या सबसे बड़ा दल होता है, सबसे बड़ी ज्यादा सीटों को लेकर के आती है, तो उसी में से किसी व्यक्ति को, एक को पार्टी के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होता है या प्रमुख होता है। तो ये प्रोसेस है। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब देखिएगा, वैसे बताने को तो सभी बता देंगे मैं ऐसे, लेकिन आपको नोट करना है और लिखना है। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री हेडिंग डालो और आर्टिकल कौन सा है हमारा? 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री जी की अपॉइंटमेंट या नियुक्ति होती है। तो पहला पॉइंट, बेसिक बातें। संविधान द्वारा संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये राष्ट्रपति से लाइन हमने शुरू करी है इसलिए, क्योंकि थोड़ा अंतर बताना चाह रहा हूं मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। कई बार संविधान में बहुत करीब से 2-2 शब्द या 2-2 प्रश्न इस तरीके से मिलेंगे जो बिल्कुल मिलते जुलते होंगे और मैच कर रहे होंगे, उसमें अंतर आपको पता करना जरूरी है। तो संविधान के अनुसार जो संसदीय व्यवस्था है हमारी, संसदीय व्यवस्था कहां से अपनाई है हमने? ब्रिटेन से। तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का, इसे याद रखना, केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है ना, सिर्फ नाम मात्र का होता है। अब दूसरी लाइन समझिए, वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ये अंतर है। शब्द क्या आएगा? वास्तविक। वास्तविक जो शक्तियां होंगी, कार्यकारी शक्तियां, कार्य करने की शक्तियां संविधान के तहत, उनका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये नाम मात्र के होते हैं, ये वास्तविक व्यक्ति होते हैं जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख होता है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये दोनों पॉइंट लिख लेना, ये कंफ्यूजन कर जाएंगे, आपको पूछा जाएगा। तो राष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख होता है? राज्य। राज्य इन द सेंस ऑफ स्टेट, इंग्लिश में स्टेट बोल सकते हैं उसे, देश की बात हो रही है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का हेड होता है, एक तरीके से सरकार का अध्यक्ष होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी शब्द से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है थोड़े से। अब अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है साहब अनुच्छेद 75 के तहत, और कौन करते हैं नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कहीं कहीं आपको 75 का 1 लिखा मिलेगा, क्लॉज 1 के तहत, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को कौन बनाते हैं, कौन नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं साहब। जिसको बहुमत प्राप्त हो गया हो लोकसभा के चुनावों में, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, अनुच्छेद 75 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 75 का। जिसके पास बहुमत होगा, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी, उसी पार्टी के नेता को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है, यदि बहुमत प्राप्त ना हो किसी पार्टी को, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, और ऐसी कंडीशंस भारत के इतिहास, भारत के संवैधानिक इतिहास में कई बार आई है। जैसे चुनाव होता है लोकसभा का, तो पार्टियां नहीं जीत पाती भैया जितनी सीट, जितना प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए, जितना बहुमत होना चाहिए। और बहुमत कितना होता है आप पूछेंगे, तो वर्तमान में लोकसभा के सांसद कितने, 545, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552। तो वर्तमान में 545 है, उसकी आधी सीटें जो भी पार्टी जीत के आएगी वही बहुमत होता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। आधी का मतलब 272 सीटें लाना जरूरी है लोकसभा के चुनावों में आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए। यदि बहुमत प्राप्त ना हो किसी पार्टी को, किसी दल को, दल मीन्स पार्टी को, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे इस कंडीशन में, राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है, यदि किसी पार्टी को कितना सीटें नहीं आए, 272 नहीं जीत पाए भैया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए देश में, 272, आधी चाहिए, मतलब जो टोटल सीटें होती हैं उसकी कितनी चाहिए, आधी। अगर आधी सीटें कोई भी पार्टी नहीं जीत के आती है, लेकिन आधी से बहुत कम जीत के आती है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है, किंतु सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है, तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं, और फिर कहते हैं कि आप 1 महीने के भीतर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कीजिए। विश्वास मत का मतलब है कि अपना समर्थन आप दिखाइए हमें कि आप सरकार आगे चला सकते हैं, प्रधानमंत्री आगे रह सकते हैं, ये वाली व्यवस्था है। ठीक है, तो बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री, और 1 महीने के भीतर, ये लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त हासिल करने के लिए राष्ट्रपति बोल देते हैं। कितने दिन के, 1 महीने के भीतर आप विश्वास मत हासिल करो। विश्वास मत का मतलब है कि जितनी सीटें होनी चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए, सरकार चलाने के लिए, उतना आप विश्वास मत संसद में हासिल करो 1 महीने के भीतर। ठीक है, नोट कर लेना एक एक पॉइंट को भाई साहब। इसका एक उदाहरण बताते हैं आपको। 1979 की वर्ष थी, कौन सी वर्ष थी, 1979 के उदाहरण समझिए। मैं तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए, एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, आंध्र प्रदेश के निवासी थे। कहां के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश के, क्योंकि रेड्डी जनजाति कहां पे निवास करती है, आंध्र प्रदेश में, तो उसी जाति से आते थे, और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये कौन रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो उस समय ये राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी 1979 में। तो इन्होंने, नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार का पतन होने के बाद, मतलब सरकार गिर गई, किनकी सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई की 1979 में। जो प्रधानमंत्री थे 1979 में, इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद की घटना बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो इनकी पार्टी कौन सी थी, जनता पार्टी। तो इनकी सरकार गिर गई। सरकार कैसे गिरी होगी कि जो लोग गठबंधन में शामिल होंगे उन्होंने समर्थन ले लिया होगा, तो सरकार गिर गई भैया। तो भैया जी जब सरकार गिर गई भाई साहब, तो हुआ क्या, तो चौधरी चरण सिंह जी को गठबंधन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री चुना गया था। किसको प्रधानमंत्री चुना गया, चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, तो ये उदाहरण है किस बात का, इस बात का जो अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि राष्ट्रपति गठबंधन का नेता हो या किसी बड़ी पार्टी का नेता हो, तो उसमें से एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, और उनसे कहते हैं कि 1 महीने के भीतर आप लोकसभा में विश्वास मत हासिल कीजिए आगे सरकार को चलाने के लिए। तो 1979 में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे भारत के, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे भारत के। इनकी सरकार गिर जाती है अचानक, अलग अलग पार्टियों के गठबंधन की सरकार थी, तो उन्होंने समर्थन ले लिया, तो सरकार गिर गई। तो इनके गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह को नेता चुना गया या प्रधानमंत्री चुना गया, और इनसे कहा गया कि 1 महीने में आप विश्वास मत हासिल करके बताइए हमें। ठीक है, फिर दिल्ली हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था इसी विषय में। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, कब दिया था निर्णय, 1980 में। 1980 में दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय दिया था कि संविधान में आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय था 1980 में। उन्होंने ये कहा था कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि कहीं ये आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको लोकसभा में बहुमत हासिल करना है कि साहब हमारे पास इतनी सीट है, बनाओ हमें प्रधानमंत्री। ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा संविधान में नहीं आवश्यक है। ये किसका फैसला था, ये वर्डिक्ट था दिल्ली हाईकोर्ट का। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कब कही ये बात, 1980 में। आगे क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, आगे कहा पहले प्रधानमंत्री नियुक्त करें और फिर उसके बाद लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति कह सकते हैं।
तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय था कि आप पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो और उनसे कह दो, क्या कह दो भैया, कि 1 महीने के भीतर आप लोकसभा में या निम्न सदन में या निचले सदन में बहुमत हासिल कीजिए। ठीक है, तो ये निर्णय किसने दिया 1980 में? दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब इसके उदाहरण बहुत सारे हैं कि पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री बनाए गए जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता थे, लेकिन बहुमत नहीं था उनके पास, बड़ी पार्टी के नेता थे, और बाद में उन्होंने बहुमत साबित किया अपना संसद में जाकर के। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। अब सुनिए कौन कौन से उदाहरण हैं ऐसे प्रधानमंत्री बने हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे भारत के संवैधानिक इतिहास में यदि मैं आपको बताऊं तो गठबंधन की सरकारें हमारे देश में बहुत सारी गठबंधन की सरकारें रही हैं। उस गठबंधन की सरकार में जैसे अभी मैंने बताया था, चौधरी चरण सिंह की मैं बात करूं या पीवी नरसिम्हा जी की बात करूं या चंद्रशेखर की मैं बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं, तो ऐसे अनेक प्रधानमंत्री रहे जो पहले प्रधानमंत्री बने और बाद में इन्होंने बहुमत हासिल किया लोकसभा के भीतर। तो देखिए उदाहरण के तौर पर चौधरी चरण सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बनते हैं, बाद में बहुमत हासिल किया। बीपी सिंह 1989 में, बाद में बहुमत हासिल किया। फिर चंद्रशेखर 1990 में प्रधानमंत्री बने, बाद में बहुमत हासिल किया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनाए गए 1991 में, इन्होंने बाद में बहुमत हासिल किया। अटल जी प्रधानमंत्री बने 1996 में, बाद में बहुमत हासिल किया। एच.डी. देवगौड़ा दक्षिण भारत से आने वाले 1996 में प्रधानमंत्री बने, बाद में बहुमत हासिल किया। आई के गुजराल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने, बाद में बहुमत हासिल किया इन्होंने भी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और बाद में बहुमत हासिल करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था नहीं रही है। जैसे बहुत सारे जो बच्चे हमारी इस क्लास को देखेंगे, आमतौर पर दिमाग में एक धारणा, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट ये रहता है कि भाई चुनाव हो गया और प्रधानमंत्री बने होंगे खूब जोर शोर से, ढोल नगाड़ों से। तो ऐसा नहीं रहा है। व्यवस्थाएं ऐसी रही हैं कि बहुमत में बहुत ही कम ऐसा हुआ है। एक तो शुरू में कांग्रेस के समय में रहा, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी 1966 से लेकर के 74-75 तक रहती हैं। उसके बाद जनता पार्टी आती है और जनता पार्टी से ये कार्यक्रम शुरू होता है। बीच के कई वर्षों तक, इवन अटल बिहारी वाजपेयी तक, लास्ट तक के गठबंधनों की सरकारों का दौर रहा है कि 10 सांसद वहां से ले लिए, 50 सांसद वहां से ले लिए, 20 सांसद उसके ले लिए, ऐसे करके सरकारें बनी है। बहुमत नहीं ला पाया कोई बीच के वर्षों में, बीच के सालों में। तो इसी प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार, जैसा कि उन्होंने निर्णय दे दिया कि भाई जो बहुमत नहीं ला पा रहा है लेकिन बड़ी पार्टी है भारत के भीतर, तो उसको बुलाइए और प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो और कह दो कि 1 महीने के अंदर आप लोकसभा के भीतर क्या साबित करेंगे? बहुमत। तो ऐसे अनेक ये प्रधानमंत्री रहे, मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, नोट कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। कोई दिक्कत समस्या लगे तो पूछिएगा। अब अगला निर्णय पढ़ते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट मामला। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिया गया, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लोकसभा का और ना राज्यसभा का, तो वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री रह सकता है, प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री तो क्या, 6 महीने के लिए मंत्री भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रधानमंत्री तो सर्वोच्च पद हो गया भारत का, वास्तविक शक्तियां हो गई, निर्णय लेते हैं भारत के ऊपर। मंत्री तो उनसे छोटा हो गया, उन्हीं की देखरेख में मंत्री काम करते हैं सभी दिल्ली में, कैबिनेट में या मंत्रिपरिषद में। तो 1997 का यह निर्णय था। फिर इसके हिसाब से अभी तक संविधान में व्यवस्था चलती है। मान लो कल के लिए आगे चुनाव होगा 2024 का, तो जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चुनाव हार जाएं अपना, अभी तक कहां से सांसद है, वो बनारस से, तो अपना चुनाव यदि हार जाएं तब भी वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं इसके अनुसार, व्यवस्था के, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार। और 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं से लड़के, चुनाव लड़के जीत के आ जाएंगे। ये भी व्यवस्था है कि जैसे ही 6 महीने होंगे कंप्लीट, तो 6 महीने के अंदर अंदर आप कहीं से चुनाव लड़िए और सांसद बनिए। ठीक है, ये वाली व्यवस्था इसमें है, इस पॉइंट को भी याद रखना। तो हमारे भारत के संविधान में ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। इस बात को छाप लेना, दिमाग में नोट कर लेना कि कोई भी नेता, व्यक्ति किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का किसी का सदन नहीं चुना जाता है तो वो 6 महीने के लिए पद प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री का भी पद भी, मंत्रियों का पद भी, और राज्यों में मुख्यमंत्री का पद भी प्राप्त कर सकता है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का हो सकता है हमारे देश में।
दोनों सदनों, अच्छे से पढ़िएगा, और 2 पार्ट हम इसके पढ़ाएंगे। ये पहला पार्ट मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत समस्या लगे तो आप पूछिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको बता देंगे और सिखा देंगे पूरा बहुत अच्छे से कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी प्रश्न आने हैं और किस तरीके से प्रश्न आने हैं सारे आपके सामने दोनों पार्ट्स में मैं रख दूंगा, ठीक है। तो पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही बन सकता है क्या राज्यसभा का बन सकता है, क्या लोकसभा का बन सकता है, क्या दोनों सदनों का बन सकता है प्रधानमंत्री? तो उत्तर देंगे दोनों सदनों का व्यक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में से। ऐसे उदाहरण है कुछ आपके सामने, देखिए। तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से चुने जा सकते हैं। नंबर 1 इंदिरा गांधी जी, I.K. गुजराल, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये चारों के चारों राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। कितने लोग हैं ये? 4 लोग। तो भारत के 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से सांसद थे और उसके बाद कौन बने भारत के? प्रधानमंत्री। जो उदाहरण है आपके लिए, है ना, यही यूनिक चीज पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था या रहा प्रधानमंत्री भारत का जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री। ये बेटा पूछे गए हैं प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में, आपको रट लेने हैं। 4 प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि राज्यसभा से सांसद थे और भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और इन चारों को छोड़ करके जितने भी प्रधानमंत्री रहे वो सभी लोकसभा से प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब चूंकि हमने संसदीय व्यवस्था कहां से अपनाई है? ब्रिटेन से। जो संसद की प्रणाली है, जो सिस्टम है, पूरा मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो कहां से अपनाई है हमने? ब्रिटेन से। तो एक पॉइंट ब्रिटेन का भी पढ़ना जरूरी है वहां पे कि वहां का प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कहां का सदस्य होता है? निम्न सदन का, जैसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, इसका सदस्य होना ही चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स शब्द लिख लेना, हाउस ऑफ कॉमन्स, या क्या बोलेंगे? निम्न सदन, इसका सदस्य होना ही चाहिए। जी भैया अनिवार्य है वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ आप चाहे तो राज्यसभा के बन सकते हैं, चाहे तो आप लोकसभा से आ सकते हैं और प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निम्न सदन, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स, और उच्च सदन है उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन के अंदर जैसे एक लेबर पार्टी है और एक कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी है। ये 2 पार्टियां प्रमुख है, कंजर्वेटिव और एक लेबर, ये दोनों प्रमुख पार्टियां रही हैं। और लेबर पार्टी हमेशा भारत की आजादी के पक्ष में रहती थी। वहां के नेता जो लेबर पार्टी के थे, जिसे श्रमिक दल बोलते हैं ब्रिटेन में, उसके नेता हमेशा से भारत के आजादी के पक्षधर रहे थे, है ना। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, याद रखना, कई बार हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो निम्न सदन। अगला है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भाई राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ। अब प्रधानमंत्री जी के शपथ वाले शब्द नहीं लिखे मैंने यहाँ पे, जैसे राष्ट्रपति के लिखे थे, उन शब्दों को हम दूसरे पार्ट में बताएंगे कि प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो कौन कौन से शब्दों को बोलते हैं। ये शब्द मैं इस वजह से बता रहा हूं कि जो बच्चे इस टॉपिक को देखेंगे, क्लास की तैयारी करेंगे अपर लेवल पर, लाइक PCS लेवल पर, समीक्षा अधिकारी लेवल पर, या किसी भी स्टेट PCS लेवल पर, शपथ के भी शब्द पूछे गए हैं कई बार, है ना, ऑप्शन दे करके कि बताइए ये कौन से संवैधानिक व्यक्ति है जो शपथ लेता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। भाई प्रधानमंत्री को कितनी तनख्वाह दी जाएगी, कितना पैसा दिया जाएगा, कितनी पेंशन दी जाएगी, उसका निर्धारण भारतीय संसद करती है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के कौन होते हैं? प्रमुख होता है। मंत्री परिषद के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। अतः आगे लिखना, अतः प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र दे दें या मृत्यु हो जाए प्रधानमंत्री की, तो मंत्री परिषद का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, या मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। या तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, त्याग पत्र दे दें, इस्तीफा दे दें, या फिर मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए। तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, मंत्री परिषद का विघटन हो जाता है। और सुनिए, संविधान के नियमों के तहत प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकता है। ये संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस बात का हमारे देश के संविधान के इतिहास में या प्रधानमंत्रियों के शासनकाल के इतिहास में पालन नहीं हुआ है इस बात का। उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 1984 में, 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को। तो उनके पुत्र राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन संविधान क्या कहता है? मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दें तो मंत्रिपरिषद ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल,
लेकिन उस समय नियमों का पालन नहीं किया गया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से अपना नेता कैसे चुना, राजीव गांधी को चुनेंगे फिर तो भैया, जब प्रधानमंत्री बना दिए तो, है ना। तो ऐसा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन अलग है। देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति बीमार रह जाए, राष्ट्रपति पद छोड़ दें या निष्कासन हो जाए या महाभियोग लगा दें, तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे उनके पद को, है ना। और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभाल लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का पद खाली होता है, इस्तीफा देते हैं, यदि प्रधानमंत्री को हटाने की व्यवस्था है, वो दूसरे पार्ट में बताएंगे, अविश्वास प्रस्ताव वाली, है ना। तो प्रधानमंत्री के पद को कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ, मंत्रिपरिषद में से कोई मंत्री अपने पद को छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, निष्कासन हो जाए उसका, या उसे हटा दिया जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद शून्यता आ जाती है मंत्रिमंडल में। बिल्कुल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। शून्यता मतलब खाली हो गया पद, भाई साहब, शून्यता उत्पन्न हो जाती है। इस शब्द का इस्तेमाल संवैधानिक किताबों में किया गया है प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद, तो उस पद को कोई नहीं संभालता। ठीक है, अगला मुद्दा है, प्रधानमंत्री के पद को दूसरा कोई भी मंत्री नहीं संभाल सकता। ये प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, इस वजह से हमने लिख दिया है। प्रधानमंत्री के पद को इस्तीफा देने के बाद या मृत्यु होने के बाद उनकी दूसरा कोई भी मंत्री नहीं संभाल सकता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री निचले सदन मतलब निम्न सदन, या तो निचला सदन कह लो या निम्न सदन कह लो या फिर लोकसभा के कौन होते हैं, नेता होते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई प्रधानमंत्री कौन से सदन के नेता होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में से, तो लोकसभा के नेता माने जाते हैं या लोकसभा के नेता होते हैं। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श के लिए क्या होती है, मंत्रिपरिषद होगी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 में एक बात लिख रही है, कौन सा अनुच्छेद है, 74। इसमें एक तथ्य लिखा है, एक बात लिखी है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। नोट कर लेना, छपता रहता है प्रश्न, है ना। दूसरा आर्टिकल है 78। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि समय समय पर राष्ट्रपति को शासन से संबंधित कार्यों की सूचना देते रहें। आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि समय समय पर राष्ट्रपति को शासन से संबंधित कार्यों की सूचनाओं से अवगत कराया जाए। 78 में लिख लीजिए वाली लाइन। ठीक है, अगला अनुच्छेद हमने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट 75 का 3, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3। इसमें लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना, नोट कर लेना। जो मंत्रिपरिषद होती है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, वो उत्तरदायी कहाँ के प्रति होती है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ होती है मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है या अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा में अपने वो जाकर के उत्तरदायी होते हैं सभी के सभी मंत्री जो मंत्रिपरिषद में होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री। भाई लोकसभा विघटन करना है, लोकसभा का चुनाव से पहले करना है। लोकसभा का विघटन मतलब लोकसभा को समाप्त करना है चुनाव से पहले, लेकिन संविधान में या पेपर में विघटन शब्द मिलेगा तुमको। लोकसभा को विघटन करने की सिफारिश कौन करेगा, भारत का प्रधानमंत्री। उत्तर क्या आएगा, भारत का प्रधानमंत्री। किससे करेगा, राष्ट्रपति जी से। लोकसभा को चुनाव से पहले समाप्त करनी हो या चुनाव के समय समाप्त करनी हो तो प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति से। संसद का सत्र आहूत करना, बुलाना, संसद का सत्र बुलवाना हो या सत्रावसान सत्र का अंत कराना हो, तो इसकी भी सिफारिश कौन करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री। और किससे करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी से करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था भाई साहब, छोटा ही पार्ट था, कम समय में आपको पढ़ा दिया है प्रधानमंत्री जी के बारे में। चूंकि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रधानमंत्री में ही वास्तविक शक्तियां होती हैं, और देश को चलाने वाले प्रमुख नेता कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, जो कि 10 साल तक रहे थे। अब 10 साल का शासनकाल नरेंद्र मोदी जी का भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इनका, दूसरे पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने को मिलेंगे। अच्छे से नोट्स बनाते चलो, जो कि आगे आपको दिक्कतें या सामना ना करना पड़े।
इनसे संबंधित, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चाहे SSC GD की हो 84,000, यूपी पुलिस की 52,000 हो, दिल्ली SI की भी 7-8 हज़ार वैकेंसी है, यूपी SSC में हजारों वैकेंसी आएंगी यूपी पेट से। तो बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी अचानक एक साथ, तो तैयारी अपनी मजबूत और जबरदस्त अच्छे से रखो आप, ठीक है। जैसा कि हम आपको एक लाइन बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाली, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, 11वें राष्ट्रपति रहे, माफ कीजिए, मिसाइल मैन राष्ट्रपति रहे हमारे भारत के, DRDO के वैज्ञानिक रहे। तो उनकी एक किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। तो उनके बहुत अच्छे लेख हैं जो बच्चों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए, आपको और हमें भी। तो उन्होंने कहा था, विद्यार्थी जीवन या अध्यापन जीवन या अध्ययन के जीवन में यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। तो जलने का इन द सेंस ऑफ कि आपको कठोर परिश्रम से गुजरना पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, और धैर्य विपरीत परिस्थितियों में बना करके रखना पड़ेगा। इसी का नाम होता है भैया सरकारी नौकरी प्राप्त करना। आपका धैर्य एकदम हाई लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा, तब जाके नोटिफिकेशन आते हैं नौकरी के, तब जाके नौकरियां आपके सामने निकलती हैं। तो आप अपनी कड़ी मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और हम भी ईमानदारी से पूरी कड़ी मेहनत के साथ, हम और हमारी एक छोटी सी सीमित संसाधनों के साथ जो टीम है हमारी देवेंद्र क्लासेस की, लगातार आपके साथ मेहनत कर रही है और लगातार करती रहेगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप पढ़ते रहिए, GS का पूरा उत्तर प्रदेश की क्लासेस देखते रहिए। प्ले लिस्ट आपको मिलेगी चैनल पर, प्ले लिस्ट से आप जा करके कोई भी क्लास को आप पढ़ सकते हैं। उसमें करंट अफेयर्स हो, यूपी हो या GS का कोई भी पोर्शन हो, कोई भी पार्ट हो, पेपर उठा लीजिए आसपास के किसी भी राज्य में हो रहे हो, और हमारे चैनल से क्लास देख लीजिए। उसमें से क्वेश्चन डिक्टो बसते हैं, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। तो दूसरा पार्ट लाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कृपा रहेगी आपके ऊपर ठाकुर जी की। सभी को राधे राधे।